जय हिंद साथियों। आइए आज हम लोग देखेंगे श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम कहा जाता है इसे इंग्लिश में। और ये हम लोग जैसे सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, किसके माध्यम से होता है, कहाँ पे होता है, आज इन्हीं सबको हम लोग देखेंगे। आइए जैसे पहला प्रश्न है जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, मानव शरीर में वायु किस अंग द्वारा ग्रहण की जाती है। देखो, मानव शरीर की बात की, वायु वायु ग्रहण कहाँ कहाँ से होती है, पहले इनको देख लेते हैं हम लोग। ये है हमारी क्या, कूपिका। कूपिका, ये हमारा है फेफड़ा। फेफड़ा, ये है हमारा नासा द्वार। नासा द्वार, जिसे हम लोग अपना नाक भी कहते हैं। नाक, ये नासा द्वार है। यहाँ पे आप लोग देखेंगे कुछ छल्ले जैसी आकृति पाई जाती है, कुछ छल्ले जैसी आकृति होती है, जिसे हम लोग ग्रसनी या ग्रसिका कुछ भी कह सकते हैं। बात आई कि यहाँ प्रश्न में दिया है मानव शरीर में वायु किस अंग द्वारा ग्रहण की जाती है। डायरेक्ट देखो, फेफड़ा में तो ऑक्सीजन, आपकी ऑक्सीजन तो आ नहीं जाएगी, या कोई जो आप वायु ले रहे हैं डायरेक्ट, यहाँ डायरेक्ट आप किससे ग्रहण करेंगे, नासा द्वार से ग्रहण करेंगे। क्योंकि नाक से ग्रहण करेंगे तब धीरे धीरे आएगा कहाँ, आपके फेफड़ा तक जाएगा। फेफड़े के साथ क्या करेगी, कूपिका आपको ऑक्सीजन को क्या करेगी, आगे भेजेगी, और बाकी गैसों का करती है, वापस कर देती है। तो इसमें कूपिका तो होगा नहीं, क्योंकि पहला ऑप्शन पूछा है कि मानव शरीर में वायु किस अंग द्वारा ग्रहण की जाती है। तो ग्रहण यहाँ कूपिका, यहाँ पे, यहाँ से तो ग्रहण नहीं होगा। फिर नासा द्वार, नासा द्वार आपका आंसर बी नंबर जो है सही है। फिर इसमें जैसे दिया है सी नंबर, श्वास नली, ये श्वास नली है। ये श्वास नली में डायरेक्ट थोड़ी आ जाएगा, पहले नासा द्वार से गुजरेगा तब श्वास नली में आएगा। श्वसनी, ये आगे वाला भाग। मतलब हमारे कहने का मतलब, ये प्रश्न में आपका जो इसका सटीक आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। क्योंकि ग्रहण करने की बात कही है तो हम लोग नासा द्वार को ही कहेंगे, क्योंकि नाक से ही ग्रहण करते हैं, नाक से ग्रहण करते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अब अगला प्रश्न प्रश्न अगला प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, एक मानव फेफड़े की संरचना दिखाई गई है। उसमें कहा है ए, एक बात की है, बी की बात की है और सी की बात की है, तीन बातें की हैं। उसने कहा है नीचे दिए गए मानव श्वसन तंत्र के भागों को विकल्पों में दिए गए अनुसार ए, बी, सी अक्षरों द्वारा नामांकित किया गया है, सही विकल्प की पहचान कीजिए। देखो, इसमें एक ए बी सी की बात किया है, इसमें देखो नासा द्वार की बात नहीं किया, क्योंकि आगे आ गया है, यहां से बात कर रहा है, यहां से बात कर रहा है। इधर बात करता तो कुछ और नाम देता अपना। बात आई है, कुछ पूछ रहा है क्या है? सही विकल्प क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है ग्रसनी, स्वरयंत्र, श्वास नली। ग्रसनी, ग्रसनी अभी हमने बताए हैं, जो छल्ले की जैसी आकृति थी, ये वाली ग्रसनी। ग्रसनी के बाद स्वर यंत्र, यहाँ पे क्या होता है, एक थोड़ा सा आकार हम लोग का बड़ा होता है, ये वाला, ये वाला, इसे स्वर यंत्र कहते हैं। उसके नीचे कहा है श्वास नली, इसके नीचे जो आता है ये श्वास नली होता है। और यहाँ के आगे क्या होता है, हमारा फेफड़ा होता है। हमारा क्या होता है, फेफड़ा होता है।
मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका पहले से ही करेक्ट बन गया, क्योंकि ए नंबर पे बन रहा है ग्रसनी, ग्रसनी ए नंबर पे है। फिर आया है स्वरयंत्र, स्वरयंत्र मतलब ये हमने बताया कंठमणि भी कहा जाता है, ये आपका ऑप्शन नंबर बी पे बना। फिर ये क्या है आपका, ये है आपका श्वास नली, पूरी पूरी को क्या कहा जाएगा, पूरे को पूरे श्वास नली ही कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट है, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, विश्राम अवस्था में एक वयस्क मानव 1 मिनट में औसतन कितनी बार सांस लेता और छोड़ता है। देखो जब आदमी लेटा होता है, लेटा होता है तो उसकी श्वसन दर थोड़ा सा घटती है, थोड़ा सा घटती है। तो हम लोग जो पढ़ते हैं इसमें 15 से 18 बार, 15 से 18 बार औसतन हम लोग सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, यही प्रक्रिया होती है। अब देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। 15 से 18 बार ऑप्शन नंबर ए, 12 से 15 बार ऑप्शन नंबर बी, 18 से 21 बार ऑप्शन नंबर सी, और डी है 20 से 23 बार। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, 15 से 18 बार। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यौना आरंभ के दौरान, जो आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है अगला प्रश्न, यौना आरंभ के दौरान आवाज बदल जाती है, ऐसा क्यों। ऑप्शन ए है सिगरेट पीने के कारण, ऑप्शन बी है पेशी विकास के कारण, ऑप्शन सी है फेफड़ों के कारण, ऑप्शन डी है स्वरयंत्र लैरिक्स के विकास के कारण। देखो इसमें एक बात आई, अभी हमने बताए हैं कि जब यौना आरंभ होता है तो यौना आरंभ का अगर हम उम्र देखें, इसको नहीं बनाना है, यहाँ पे कुछ आकार हम लोग का कहा जाता है बढ़ जाता है। यौना आरंभ, यौना आरंभ में हम बात करें तो जैसे 12 से 14 वर्ष में ये क्या होगा, पुरुषों के लिए है मतलब, और 11 से 13 वर्ष, तो स्त्रियों में आप ये नहीं देखे होंगे लैरिक्स का विकास होता है, मतलब आप कभी किसी फीमेल में नहीं देखे होंगे कि ये बढ़ा होगा, नहीं देखे होंगे। ये यही दर्शाता है जब इसका आकार बढ़ने लगता है ना, तो आवाज आपकी मोटी होने लगती है, मोटी आवाज कैसी होगी, मोटी होगी, आवाज मोटी होने लगती है और भारी होने लगती है। आवाज कैसी हो जाती है, भारी हो जाती है। और अगर ये लैरिक्स का आकार ना बढ़े, आवाज पतली होती है, तब आवाज कैसी होगी, तब पतली होगी और तीक्ष्ण होगी, आवाज पतली होगी और तीक्ष्ण होती है। समझ में आया। तो ये हमारे सिर्फ लैरिक्स के कारण होता है, स्वरयंत्र के कारण होता है कि ये यौना आरंभ में 12-13 साल में जब बच्चा पहुंच जाता है तब उसके शारीरिक तौर पे कुछ परिवर्तन होने लगते हैं, और उसी परिवर्तन के दौरान इसका आकार भी बढ़ने लगता है, तो बच्चे की आवाज में थोड़ा सा भारीपन आने लगता है, मोटा होने लगती है आवाज। और स्त्रियों में आप लोग देखे होंगे ये बहुत कम दिखाई देता है, लैरिक्स दिखाई देता है, बहुत कम दिखाई देता है, कहा दिखाई ही नहीं देता। तो इसलिए इस जो महिलाएं होती हैं और जो या फीमेल्स होती हैं, इनकी आवाज पतली होती है और तीक्ष्ण होती है। तो पुरुषों की आवाज मोटी किसके कारण कहेंगे, स्वरयंत्र के कारण। तो आइए ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। सिगरेट पीने के कारण ऑप्शन ए गलत है, ऑप्शन बी है पेशी विकास के कारण, ये भी गलत है, फेफड़ों के विकास के कारण, ये भी गलत है, स्वरयंत्र लैरिक्स के विकास के कारण कहेंगे हाँ, ऑप्शन नंबर डी इसी के विकास के कारण आवाज क्या होने लगती है, भारी होने लगती है, मोटी होने लगती है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए आप देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, जो आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है अगला प्रश्न, फेफड़ों में मौजूद गुब्बारे जैसी संरचनाएं क्या कहलाती हैं। देखो एक बात अभी हमने बताए हैं, फेफड़ा
ये फेफड़ा है, ये फेफड़ा है। इस फेफड़े को ये वाला निकाले ना, ये वाले भाग को, ये वाला भाग कुछ ऐसा दिखाई देता है। अंगूर के गुच्छे के समान, अंगूर अंगूर के गुच्छे के समान, गुच्छे के समान कूपिका दिखाई देती है। कूपिका को कहते हैं, अंगूर के गुच्छे के समान होता है, क्या होती है, कहेंगे कूपिका। कूपिका, यही कूपिका क्या करती है, यही कूपिका हमारे गैसों का आदान प्रदान करती है। मतलब ऑक्सीजन इधर से आया, ऑक्सीजन आया तो ये यहीं से पास होगा, यही कूपिका करती थी। इसे हम लोग फेफड़े मौजूद में गुब्बारे जैसी संरचना क्या कहलाती है, जहां गैसों का विनिमय होता है। मतलब ऑक्सीजन जाएगी CO2 आएगी, ऑक्सीजन जाएगी CO2 आएगी, मतलब ऐसी की जो क्रियाएं होती हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कूपिका। यही कूपिका गैसों का आदान प्रदान करती है। गैसों का आदान प्रदान कहाँ पे होते हैं, कहेंगे फेफड़ा के अंदर होती है। कैसी संरचना है, तो अंगूर के गुच्छे के समान होती है। इसे हम लोग गुब्बारे जैसी संरचना भी कह सकते हैं, क्योंकि ये आकार थोड़ा सा बढ़ाती घटाती भी है, ऐसे ऐसे। आइए ऑप्शन देख लेते हैं कौन सही है। श्वास नली ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है श्वासनी, ऑप्शन सी है कूपिका, ऑप्शन डी है पक्षमाप। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा, क्योंकि कूपिका की बात कर रहा है तो इसका एक नाम तो अंगूर के गुच्छे के समान होता है और दूसरा गुब्बारे की संरचना भी पूछी जा सकती है, तो दोनों याद कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न जो आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, वायवीय श्वसन क्या है। वायवीय श्वसन उसे कहते हैं, वायवीय 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 श्वसन, वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर श्वसन हो रहा है तो हम लोग कहेंगे कैसा श्वसन है, वायवीय। एक होता है और अवायवीय, अवायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन जो होता है ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, अनुपस्थिति अनुपस्थिति में होता है, अनुपस्थिति में होता है। बात आया कि सर वायवीय श्वसन, हम लोग जैसे जो श्वसन करते हैं वायवीय श्वसन होता है। अवायवीय श्वसन कुछ बैक्टीरिया में होता है, बैक्टीरिया करती हैं। बैक्टीरिया जैसे आप लोग देखे होंगे, जैसे कोई चीज सड़ता है ना, सड़ता है, सड़ने की क्रिया, जैसे मान लो क्या बात करें, जैसे कि मान लो कोई चीज सड़ रहा है, जैसे इडली बनती है ना, इडली, इडली में दाल और चावल को पीस के मिलाकर उसको क्या किया जाता है, 2-4 दिन के लिए रख दिया जाता है, उसमें अवायवीय श्वसन होता है। इडली उडली बनता है, जो इडली उडली खाते हैं लोग। और कुछ होता है जो जैसे कि कुछ पदार्थ और बनाए जाते हैं जो उनमें भी बैक्टीरिया काम करती हैं, अवायवीय श्वसन। तो अवायवीय श्वसन लगभग बैक्टीरिया इन लोग करते हैं, और हम लोग जैसे हैं वायवीय श्वसन करते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन की उपस्थिति में करते हैं, ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कार्य करते हैं। चलिए इसमें ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा सही है। आणविक ऑक्सीजन के बिना श्वसन, ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन, सी नंबर है त्वचा के माध्यम से श्वसन, और डी नंबर है गलफड़ों के माध्यम से श्वसन। तो हमने बताया अभी वायवीय श्वसन की बात की, कहेंगे ऑक्सीजन की उपस्थिति में। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट है। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा है,
जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी श्वसन होता है तो इसे अभी अभी बता के आए हैं कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अगर श्वसन हो रहा है तो कहेंगे अवायवीय श्वसन है, अवायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन मतलब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में तो अवायवीय श्वसन। इसमें ऑप्शन देख लेते कौन है। ए है परिसंचरणात्मक, बी है अवायवीय, सी है वायवीय और डी है संकुचित। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा? अवायवीय श्वसन। ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट है। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पर जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। लिखा है आपकी स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा प्रश्न, श्वास नली इसमें से किस मानव तंत्र का एक भाग है? तो श्वास नली देखो इसमें ऑप्शन से ही पता चल रहा है परिसंचरण तंत्र, ब्लड में हमने पढ़े अभी परिसंचरण परिसंचरण तंत्र, ये अभी हम लोग पढ़ के आए हैं ब्लड। फिर बात आया उत्सर्जन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र की बात करें इसमें हम लोग पढ़ेंगे जैसे किडनी हुआ, किडनी मतलब जो उत्सर्जन जैसे यूरिन पास करना उत्सर्जन होता है। पाचन में हम लोग अभी पढ़ के आए हैं, पाचन तंत्र में जैसे आमाशय, छोटी आंत, ये सब पढ़ के आए हैं। ट्रेकिया मानव शरीर के किस तंत्र का भाग है? तो हम लोग कहेंगे श्वसन तंत्र का भाग है, श्वसन तंत्र का भाग है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। ऑप्शन नंबर बी उसका करेक्ट था। बी नहीं, डी सॉरी डी, ऑप्शन नंबर डी सॉरी डी, क्योंकि उत्सर्जन तंत्र बी पे है ना, तो गलत है। श्वसन तंत्र की बात करें ऑप्शन नंबर डी सॉरी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। वायु कोश का क्या कार्य होता है? अभी अभी हमने बताया वायु कोश मतलब एल्वोलाई, कूपिका की बात कर रहा है। तो कूपिका का कार्य होता है, कूपिका का कार्य, कूपिका का कार्य होता है गैसों का विनिमय करना, यही कार्य होता है कूपिका का। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। भोजन के अवशोषण में सहायक, ऑप्शन नंबर ए गलत है। रक्त को शुद्ध करना, ऑप्शन नंबर बी भी गलत है। भोजन को पचाने में मदद करना, ऑप्शन नंबर सी भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी है गैसों के आदान प्रदान वाले स्थान पर एक सतह प्रदान करना, यही सत्य है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, मनुष्य में पाया जाने वाला श्वसन पिगमेंट क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल जो होता है, ये क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियां हरी दिखाई देती हैं। मनुष्य में तो पाया नहीं जाता क्योंकि पादपों में पाया जाता है। मेलेनिन हम लोग में पाया जाता है क्योंकि मेलेनिन के कारण हमारे त्वचा का रंग डिसाइड करता है, काला और गोरा होना। रोडोप्सिन, हीमोग्लोबिन अगर हीमोग्लोबिन एचबी की बात करें, हीमोग्लोबिन जो होता है, हीमोग्लोबिन के साथ ही ऑक्सीजन चलता है, ऑक्सीजन चलता है। तो श्वसन में ये सहायक होता है। मनुष्य में पाया जाने वाला श्वसन पिगमेंट यही हीमोग्लोबिन अगर हमारे शरीर में कम हो जाएगा तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन जाहिर सी बात कम चलेगा, और कम चलेगा तो हम लोग का शरीर में
हमारी कोशिकाएं कम काम करें, क्योंकि उनको भी बराबर ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि यही ऑक्सीजन क्या करता है, ग्लूकोज को तोड़ने में मदद करता है, ग्लूकोज को तोड़ने में मदद करता है, क्योंकि ये ग्लूकोज माइटोकॉन्ड्रिया इसी की सहायता से ग्लूकोज को तोड़ती है, ऑक्सीजन की सहायता से। ये सिर्फ हीमोग्लोबिन होता है जो पूरे कोशिकाओं को भेजता है ऑक्सीजन को। तो ऑप्शन नंबर कौन सही है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है, हीमोग्लोबिन। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, नाड़ी की धड़कन पल्स बीट से मापी जाती है। नाड़ी धड़कन, नाड़ी धड़कन कभी आप देखे होंगे कि हाथ में डॉक्टर लोग ऐसे पकड़ते हैं, कलाई को ऐसे तो पकड़ते हैं, तो हमारे अंदर पाई जाती है एक धमनी, धमनी एक पाई जाती है सिरा, सिरा। धमनी में क्या होता है, शुद्ध रक्त होता है, शुद्ध रक्त होता है। अशुद्ध रक्त किसकी उपस्थिति में, कहेंगे ऑक्सीजन की उपस्थिति में शुद्ध रक्त बनता है। ये में क्या होता है, अशुद्ध रक्त होता है, अशुद्ध रक्त होता है। अशुद्ध रक्त का मतलब होता है इसमें CO2 की मात्रा होती है। तो जो नाड़ी स्पंदन में नाड़ी की धड़कन को पल्स बीट से मापी जाती है, धमनी में नापी जाती है, धमनी में ही नापी जाएगी, क्योंकि इसी में शुद्ध रक्त होता है। और इसी के कारण हम लोग अपने पल्स बीट को नाप लेते हैं। धमनी, धमनी ध्यान दीजिएगा, धमनी में, अधमनी में शुद्ध रक्त भी होता है, ये भी याद कर लीजिए। चलिए आपका ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम करेक्ट है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, मानव श्वसन में क्या छोड़ा जाता है। देखो, जैसे हम कहें कि हमारे वायुमंडल में 21% ऑक्सीजन है, लगभग, लगभग में नाम लीजिएगा, करेक्ट नहीं है। अगर हम इसको लेते हैं तो हमारा जो श्वसन पथ है ये पूरा का पूरा तो लिया, पूरा का पूरा तो लेता है, पूरा का पूरा लेकर ये ऑक्सीजन क्या करता है, आपके शरीर के हर कोशिकाओं के पास भेजता है। मगर जब यहां से रिटर्न होता है तो ये सिर्फ लगभग 16-17% तक होता है। तो हम 17% कहें, ये 4% क्या हो जाता है, तो 4% ग्लूकोज को तोड़ने में मदद कर देता है। तो इसका प्रश्न क्या उत्तर को, मानव श्वसन में क्या छोड़ा जाता है, तो हम लोग कहेंगे CO2 छोड़ी जाती है, CO2। और CO2 हमारे वायुमंडल में आप लोग देखे होंगे 0.03% है, और जो हम लोग छोड़ते हैं लगभग 4% मानी जाती है। ये ध्यान दीजिएगा, लगभग 4%। आया कहाँ से, यहाँ से ऑक्सीजन घटा, क्योंकि यहाँ से 21% आया, और जब यहाँ से रिटर्निंग की बात आता है तो लगभग 17% रिटर्न करते हैं हम लोग। तो इसको ध्यान दीजिएगा, इतना परसेंट कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग छोड़ते हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड आपका करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें तो कार्बन डाइऑक्साइड आपका करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जो आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, दिया है सांस लेने की प्रक्रिया में शामिल है प्रश्वसन और निश्वसन। यही वाला ऑप्शन ही सही है, क्योंकि इसमें देखो कोशिका श्वसन और किण्वन, किण्वन तो सड़ाने उड़ाने में क्रिया में आ जाते हैं, स्थिति और विस्तारण ये भी अलग है, अनुगमन और निगमन। प्रश्वसन मतलब हमने सांस को लिया और उसके बाद सांस को छोड़ा, प्रश्वसन और निश्वसन, प्रश्वसन और निश्वसन दोनों क्रियाएं होती हैं। ये हम लोग में होता है, सांस लेने की प्रक्रिया को यही कहते हैं प्रश्वसन और निश्वसन। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका कौन सही है, ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम करेक्ट है।
आइए देखते हैं अगला प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। डैश दिया है की अनुपस्थिति में अवायवीय श्वसन होता है। अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन, मैंने अभी अभी बताया, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अनुपस्थिति 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 में अवायवीय श्वसन होता है। अवायवीय श्वसन श्वसन होता है, श्वसन होता है। आपका कौन सा ऑप्शन सही है? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ही इसमें करेक्ट होगा। आपका ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छे अच्छे प्रश्नों को लाएंगे और जो बार बार ग्रुप डी में, एनटीपीसी में, एएलपी में बार बार आ रहे हैं उन्हीं प्रश्नों को लाएंगे। जैसे ये प्रश्न अच्छे अच्छे लाए थे इनको हम आपको सॉल्व करवाएं, आपको बताएं कौन सा होता है। ऐसे अच्छे अच्छे प्रश्न हम लोग लाते रहेंगे और नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आपको अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। जय हिंद।